हेलो हेलो, टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, निधि यादव, ठीक है, बढ़िया। बहुत दिनों बाद लाइव दिख रहे हो जी निधि, कहाँ चले गए थे? लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे ऑनलाइन में? ठीक, चलिए ध्यान देते हैं ना। आज फिजिक्स का एक यूनिट हो गया है, कल हम लोग का बहुत सारा पढ़ा है उसमें, है ना। आज हमको फिजिक्स में एक नया यूनिट चालू करना है, जिसको आप लोग ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसका बड़ा बड़ा थ्योरम कल से ही चालू करेंगे अपन, ठीक है। आज बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। उधर इधर घूमने चले गए थे सर, निधि यादव, चलो ठीक, आप पढ़ो ध्यान से ना अभी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 है ये आपके सिलेबस का, लॉ ऑफ मोशन, जानते हो ना। लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम। लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम, ठीक है भाई। क्लियर है? क्या का नियम? गति का नियम। ये सब हम लोग स्कूल लाइफ में पढ़े हैं भाई, न्यूटन वाला। न्यूटन का कितना नियम होता है लॉ इसका, न्यूटन का 3 नियम, पता है ना। टोटल 3 ही रूल अपन को इसमें पढ़ना है, तो 3 रूल पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्लियर है? आप हिंदी पढ़ने वाले हो ना, समझ में आता ना इंग्लिश, थोड़ा पढ़ो, अच्छा है इंग्लिश, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का, न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहते हैं, बताओ, बताइए। हाँ, कोई चीज अगर घूम रही है तो वो तब तक घूमते रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स लगा के हम उसको रोके ना। या कोई चीज रुका हुआ है तो वो तब तक रुका रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से क्या ना लगाया जाए, फोर्स। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, डिटेल में आप लिख लेना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हुआ? क्या मैं बोला समझ में आ गया? कि अगर कोई चीज रुका हुआ है, घूम रहा है, तो वो तब तक घूमते रहेगा जब तक हम उसमें क्या ना लगाएं, कोई बाहर का फोर्स ना लगाएं, बल ना लगाएं, ठीक है ना। और कोई चीज अगर स्थिर है, रेस्ट पोजीशन में है, किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, समझ में आ गया ना, तो वो तब तक रुके रहेगा। तो कोई बाहर, तो कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूविंग पोजीशन में है, किस पोजीशन में है, मूविंग पोजीशन में है, गति अवस्था में है, घूम रहा है, तो वो तब तक घूमते रहेगा जब तक उस पर क्या ना लगाया जाए, कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। समझ में आ गया? बाहरी फोर्स ना लगाया जाए मतलब फोर्स कितना रहना चाहिए, 0। और कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है, किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन यानी स्थिर अवस्था में है, तो वो तब तक रुके रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स हम ना लगाएं, यानी बल क्या ना लगाएं, 0। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी नाम से जब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाता है, कौन सा फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म, तो उसमें हम फोर्स हमेशा क्या लेते हैं, 0। फोर्स क्या लेते हैं, 0। और अगर फोर्स 0 है तो वेलोसिटी भी नहीं होगा। अब वेलोसिटी नहीं है इसलिए एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं, त्वरण किससे बनता है, वेलोसिटी, समझ में? तो मतलब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, 0। इसलिए मैथमेटिक्स फॉर्म में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा जाता है फोर्स 0, ए इज इक्वल टू भी 0। ए यहाँ एक्सेलरेशन, त्वरण है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? ये तो समझ में आ गया ना, फोर्स 0 थी, ये थोड़ा दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, ये कैसे 0 हो गया, क्योंकि हम फोर्स का फार्मूला भी तो जानते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 10वीं क्लास में पढ़े थे फार्मूला, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, पढ़े थे ना। तो अगर ये 0 है तो ये भी क्या निकलेगा, 0। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ ना जी, फिर से बताऊं क्या?
ठीक। अगर ये जीरो, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बताओ, बोलो। टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस, किस में चेंजेस, वेलोसिटी में चेंजेस, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। त्वरण का क्या फार्मूला होता है मैथ्स में, ए बराबर डीवी बाई डी टी, या इसको और लिखोगे तो ऐसा भी लिखते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं ना, सॉरी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जहां एक्स वहां पर जो है विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ। तो अगर ये जीरो है तो इसको अगर यहां रखोगे तो वो भी क्या निकलेगा, जीरो, यानी ये और ये दोनों जीरो निकलेगा। क्लियर हुआ। खैर मेन मुद्दे की बात था आपका ये कौन सा, मैथमेटिक्स फॉर्म में होता है एफ इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक। एक बात बताओ, आप कहां बैठे हो, धरती में, धरती में हो ना, अर्थ, अर्थ तो घूम रहा है, आपको महसूस क्यों नहीं होता है, कुछ तो बात होगा। गुरुत्वाकर्षण का महसूस नहीं होगा। आप धरती में हो, धरती घूम रहा है पता है ना, और काफी स्पीड में घूम रहा है। सोचो 24 घंटे में पूरे एक राउंड हो जाता है, और इतना बड़े धरती पूरे एक बार घूम जाता है, महसूस क्यों नहीं होता आपको स्पीड, बताइए। क्योंकि आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आ गया ना। आपको पकड़ के घुमाना चालू करो, हल्क देखियो, हल्क तो पता चल जाएगा स्पीड कितना होता है, समझ आए। आप एक्चुअली में आप जो है ना अर्थ में यहां पर हो, ये क्या नाम है आपका, आयुष यहां पर है अर्थ में। अब वो चूंकि एक फिक्स स्पीड से, अर्थ का स्पीड पता है फिक्स है, ऐसा तो नहीं कि सुबह बहुत जल्दी जल्दी धरती घूम रहा है, शाम को स्लो हो गया एकदम ऐसा तो है नहीं। अर्थ का स्पीड एकदम फिक्स है ना, वो फिक्स स्पीड से घूम रहा है, समझ में आ गया ना, पता ही नहीं चल रहा है। जिस दिन कोई उल्का पिंड आके, एलियन समझते हो, हॉलीवुड का फिल्म देखते होगे, थॉनेस, क्या थॉनेस नाम था उसका, जो चुटकी है ना, चुटकी बजा खत्म कर दे, तो ऐसा कोई आदमी आके इसको रोक देगा ना अचानक से, या उसको पकड़ के स्लो कर देगा, ऐसे दबाग पकड़ते हैं, घूम रहे हैं तो जबरदस्ती पकड़, उस दिन आपको पता चलेगा कि कितने स्पीड से घूम रहे हैं। क्लियर हुआ। हमको पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि यहां पर पूरी धरती जो है वो एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट घूम रहा है समझ लो। अब आप यहां पर खड़े हो तो वो धरती घूम रहा है, तो वो एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। जिस दिन उसका स्पीड कोई हल्का सा बढ़ा दे या कम कर दे, उस दिन आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। भूकंप वो अलग चीज है, उसमें मत जाओ, भूगोल पढ़ोगे देखना उसको, समझ गया ना। यहां समझ में आया ना, धरती घूम रहे, आपको पता इसलिए नहीं चल रहा कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहे, कांस्टेंट घूमे जा रहे हैं। ठीक। अच्छा, यही फर्स्ट लॉ था। कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। क्या मैं बोला कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है तो घूमते रहेगा बिना किसी रोक टोक के, उसको खुद भी पता नहीं चलता घूम रहे, जैसे आप धरती में घूमे जा रहे हो, समझ में आ गया, जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स हम ना लगाए, मतलब फोर्स जीरो रहता। ठीक है। रेस्ट पोजीशन में तो रेस्ट पोजीशन में बने रहेगा जब तक उसमें बाहरी फोर्स हम ना लगाए। मैथमेटिक्स फॉर्म होता है कि एफ इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज इक्वल टू क्या, जीरो। क्लियर हुआ। एक चीज का और ध्यान रखना, न्यूटन का रूल उन्हीं चीजों पे लागू होता है, उसी ऑब्जेक्ट में लागू होता है जिसका स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा ना हो या उसके बराबर ना हो। हालांकि हम ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज का स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ गया क्या मैं बोला, समझ में आ गया। लाइट का स्पीड कितना होता है कोई बताएगा, लाइट का स्पीड कितना होता है बोलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है किसका स्पीड, लाइट का। 10वीं 11वीं क्लास में पढ़े हैं इसको, पहली बार देख रहे हैं ना। ये होता है, याद रखो, समझ में आ गया। ये किसका स्पीड होता है, लाइट का। तो कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज उठा के देख लो जिसका स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मत बोलना कि मेरा मन तो स्पीड है सर लाइट की स्पीड से, फट से समझ लेता हूं उसको ऐसा बात नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई चीज, जो वस्तु जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम कोई ऐसी मशीन ढूंढ ले जिसका स्पीड किसके बराबर हो, लाइट या उसके बाहर, तो समझ जाओ फिर उस दिन हमारा जो अंतरिक्ष यान है ना, वो सीधा सौर मंडल से बाहर निकलेगा। समझ में आ गया ना। अभी जानते हो हमको चंद्रमा में जाने में 4 महीना लग गया, अभी जो लैंड हुआ 4 महीने पहले लॉन्च हुआ था, पता है ना। तो क्या जो भी हो, तो याद रखना न्यूटन ने कहा, न्यूटन का रूल उन्हीं चीजों पे लागू होगा जिसका स्पीड लाइट की स्पीड से कम हो। लाइट की स्पीड के बराबर या लाइट की स्पीड से ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट पर न्यूटन का रूल लागू
नहीं होता, याद रखना। समझ में आ गया। और एक चीज पे और लागू नहीं होता, न्यूटन का लॉ, रोटेशन मोशन, क्या बोलते हैं, घूर्णी गति हिंदी में बोलते हैं, घूर्णीय गति इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। जैसे पंखा घूम रहा है, समझ में आ गया ना, ठीक है ना, घूर्णी गति, ठीक है ना। तो ये भी, इन चीजों पे न्यूटन का रूल काम नहीं करता। दो चीजों पे याद रखना, क्या क्या मैं बोला, दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर लाइट की स्पीड के बराबर है, उससे ज्यादा है, उसमें भी रूल लागू नहीं होता, न्यूटन का रूल। और घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन जो होता है, उसमें भी न्यूटन का रूल लागू नहीं होता। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खत्म, ठीक। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। चलो बताओ, न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या होता है। कि मान लीजिए कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है ना, और उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, संवेग, मान लीजिए पी है। कितना है बताओ, बोलो, पी कितना है, पी। और पी बराबर, स्कूल लाइफ से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, पी बराबर क्या होता है, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, एम वी होता है, फार्मूला है। अगर मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं, डी पी बाई क्या करूं, डी टी, पी के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करूं, तो यहां पास एम तो कांस्टेंट रहेगा, और वी को क्या लिखूंगा बताओ, बोलो, डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी किसका फार्मूला होता है बताओ, बोलो, एक्सेलरेशन। अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था पिछला वाले में, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। और एम ए किसका फार्मूला होता है, एफ, फोर्स बराबर एम ए होता है, फोर्स बराबर क्या होता है ना, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो फाइनली क्या दिखाई दिया, एफ बराबर क्या दिखाई दिया, एम ए दिखाई दिया, एफ बराबर क्या दिखाई दिया, एम ए। यही सेकेंड लॉ ऑफ क्या निकला, मोशन, कि यहां पास मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो फोर्स दिखाई देता है। तो यही एफ बराबर एम ए क्या हो गया बताओ, बोलो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में। तो कभी आपसे थ्योरी पूछे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसको देख के बताना, बोलो, किसके रेस्पेक्ट में चेंजेस, टाइम के रेस्पेक्ट में, किसमें चेंजेस, मोमेंटम में, संवेग में, उसी को बोलते हैं क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नहीं आया समझ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ किसमें, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहलाती है। समझ में आ गया। जहां पास एफ बराबर क्या होता है, एम ए, पूरा पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, बोलो, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्लियर हुआ। इसको देख के आप ये भी बोल सकते हो कि यहां पर जो डी पी बाई डी टी है उसका वैल्यू कितना निकला, एफ। तो डी पी बाई डी टी किस पे डिपेंडेंट है, पूरा पूरा एफ पर। इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लगा देते हैं। डी पी बाई डी टी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, एफ। नहीं आया समझ में जी, ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा, या ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसको अगर आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ दैट बोला कभी, मान लिया प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ऐसा बोला, सिद्ध कीजिए ऐसा बोला मान ली जाए, ओके ना। अब कहीं ऐसा बोला मान ली जाए, क्या प्रूफ करके दिखाना है बताओ, ए बराबर क्या ला के दिखाना है, एम ए ला के दिखाना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, थोड़ा इसको फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। इसको कैसे प्रूफ करोगे आप, थ्योरी में बोलना कि मान ली जाए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये खड़ा है बेचारा, ठीक, समझ में आ गया। इसको भाड़ से आके पीछे से आप धक्का लगा दिए, समझ में आ गया है ना। या जैसे क्लासरूम में बैठे रहोगे, पीछे से दोस्त आता नहीं, चट से मारता नहीं गाल, दम कौन 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 है बोल के, है ना। पता है एक दर हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है, बड़ा गुस्सा आता है ना। फिर समझ में आता है कि वो आपको वही दोस्त मारा जिसे आप उधारी लेके बैठे हो, कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना।
टीचर मारा होगा दोस्त लोग। ठीक, तो मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, समझ में आ गया, वो चलना स्टार्ट किया, चल रहा है, मान लिया टी टाइम पे ऐसे किसी जगह पे पहुंचा हुआ, कितना टाइम पे, टी टाइम, समझ में आ गया। अब चल रहा है, मान लिया 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड चल चुका है, अब चल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पीड, ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा होगा तो ज्यादा स्पीड होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा उसका, बताओ बोलो, स्पीड है, किसी स्पीड से वो चल रहा है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, स्पीड है तो कंफर्म है मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, मोमेंटम संवेग, क्यों क्योंकि वो चल रहे हैं पी संवेग का फार्मूला क्या होता है बताओ, पी बराबर क्या बताया था बताओ, एम वी में एम तो मास है, वी क्या है, स्पीड, तो यहां पास अगर स्पीड है वेलोसिटी है तो संवेग तो होगा ही होगा, इसलिए हो रहा है समझना, वो चल रहा है इस वजह से नहीं हो रहा है क्या बोला, कोई ऑब्जेक्ट है, चलना स्टार्ट किया, कुछ किसी टाइम टी तक चला होगा, उसके बाद उसमें क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, स्पीड आ गया, है ना, और फिर क्या चालू हो जाएगा, मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, संवेग, क्यों स्टार्ट होगा, वेलोसिटी है तो होगा ही, समझ में आ गया ना। तो यहां पर जो है v उसका क्या है बताओ बोलो, वेलोसिटी है, और p क्या है बताओ बोलो, मोमेंटम है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये सब आता नहीं है, सब 11th-12 का पोर्शन है, स्टार्ट कर इसलिए बेसिक बता रहा हूं, क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में, ठीक। तो अब वो चल रहा है, ऑलरेडी वो चल रहा है, उसके बावजूद उसको क्या दे दिया, अब धक्का दे दिया, समझ में आ गया, कोई बाहरी क्या लगाया बताओ बोलो, फोर्स लगाया, तो धक्का दे दोगे मतलब संवेग में परिवर्तन होगा, देखो आप किसी स्पीड से चल रहे हो, है ना, आप और जबरन को उसको धक्का दे रहे हो, नहीं समझ में, तो और दौड़ थोड़ा बोल के मतलब उसके किस में चेंजेस करना चाह रहे हो, मोमेंटम में चेंजेस होगा, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, संवेग में परिवर्तन की दर, इसमें दर, इसी में चेंजेस होगा ना, तो संवेग में परिवर्तन की दर, इसको क्या बोलोगे बताओ, मैथ फॉर्म में कैसे बोलते हैं बताओ, बोलो जी, खुद तो बोला करो, डी बाई डी टी करोगे ना, टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंजेस हो रहा है, किसमें चेंजेस, मोमेंटम में चेंजेस हो रहा है, क्लियर हुआ, नहीं हुआ। और अपन क्या जानते हैं बताओ, थोड़ा देर पहले पढ़े थे, डी पी बाई, अच्छा अब ये बताओ किसमें चेंजेस हुआ, मोमेंटम में चेंजेस हुआ, क्या लगाने से चेंजेस हुआ, फोर्स लगाने से चेंजेस हुआ, यानी जो मोमेंटम है उसमें जो चेंजेस है, जिसको अपन मैथ्स में डीपी बाई डी टी बोलते हैं, वो चेंज कब हुआ, जब उसको क्या मारे थे, जैसे वो धकेला था आपको, मतलब ये पूरा पूरा किस पे डिपेंडेंट हुआ, फोर्स पे डिपेंडेंट हुआ, किस पे डिपेंडेंट हुआ, फोर्स पे, या एफ डायरेक्टरी प्रोपोर्शन टू डीपी बाई डी टी लिख सकते हो, डायरेक्टरी प्रोपोर्शन हटा के कुछ कांस्टेंट क्या डाल दिया, के डाल सकते हो, लिख सकते हो ना, डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल टू हटा क्या लिखते हैं बताओ, के यहाँ कांस्टेंट है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पास कांस्टेंट का वैल्यू के कांस्टेंट है, ऐसे लिख लेना, क्या है कांस्टेंट, जिसका वैल्यू मान लिया मैं 1 मान लिया, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, मान लिया क्या मान लिया 1, उसको हटा दिया, और यहाँ पर डी पी बाई डी टी, और पी, पी संवेग है, मोमेंटम, उसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है जी, एम भी होता है, एम क्या है बताओ बोलो, मास है, वो तो कांस्टेंट ही है, उसका कुछ होना नहीं है, तो बच क्या गया अंदर में, फिर वी बचा, बचा नहीं बचा, और डी वी बाई डी टी क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, तो फोर्स बराबर क्या निकला, क्या निकला, एफ बराबर क्या निकला, एम ए, वही लाके दिखाना था, नहीं आया क्या समझ में, क्लियर हुआ आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर क्या क्या थ्योरी है समझ में आ गया ना, कोई ऑब्जेक्ट है, वो बेचारा शांति से चल रहा था किसी टाइम टी पर, कुछ ना कुछ क्या वेलोसिटी से, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी चालू हो गया था, स्टार्ट था, मोमेंटम था ही, जबरन को वो आया, आपको क्या किया, धकेला, यानी उसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से मोमेंटम में क्या हुआ, चेंजेस, जिसको मैथ्स में बोलते हैं डीपी बाई डी, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस मोमेंटम में, वो पूरा किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स है, ज्यादा जोर धक्का लगाओगे ज्यादा फेंकाएगा, धीरे से लगाओगे तो धीरे फेंकाएगा, समझ में आ गया ना। तो इस डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल हटा क्या लिख, देख के
पी का फार्मूला क्या होता है, mv, उसको रख के सॉल्व कर दिए। क्लियर हुआ? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, आप कहीं खींच के एक झापड़ मारे उसको, ठीक, पलट के मारेगा वो भी आपको, गांधी तो हो नहीं, एक गाल दो दूसरा गाल भी मारने दे दिया जाए, है ना? वही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर क्रिया के विपरीत एक क्या होती है? प्रतिक्रिया बल होती है। कोई भी क्रिया के विपरीत, क्रिया के विपरीत क्या होता है बताओ, बोलो? प्रतिक्रिया बल होता है। प्रतिक्रिया बल होता है ना? कोई भी क्रिया के विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया बल। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? क्या मैं बोला? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है उसके अपोजिट में आपको भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? मतलब इसको अगर एक तरफ का आप जो झापड़ मारे थे उसको अगर F12 बोलूं तो पलट के जो झापड़ मारेगा उसको क्या बोलूंगा? F21। एक इसमें रहेगा माइनस में, अपोजिट साइड में रख, इसलिए माइनस लिखते हैं। बस समझ में आ गया ना? नहीं आया समझ में? ठीक है ना? अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूं, व्याख्या करूं, क्या करूं? व्याख्या करूं, क्या करूं? व्याख्या। तो कैसे करेंगे कि मान ली जाए पहले तो थ्योरी में इसी को लिखना, व्याख्या अगर लिखना पड़े आपको, एक्सप्लेनेशन लिखना पड़े तो बताना कि हर रिएक्शन के अपोजिट में आपको एक तो क्या मिलेगा, बताओ बोलो क्या मिलेगा? हिंदी में थ्योरी लिखना पड़ी है ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं डायरेक्टली, है ना? कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन, इसको लिखना। फिर ये भी लिखना कि वो क्या होता है, F12 इज इक्वल टू F21, इसमें क्या लगा देना? माइनस। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? इसके बाद इसको जब एक्सप्लेन करना चालू करोगे तो बोलना कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? दो। पहला ऑब्जेक्ट का मास कितना है मान लीजिए m1 द्रव्यमान, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास कितना है m2, इसका मोमेंटम मान लीजिए कितना है, इसका मोमेंटम समय कितना है p2। क्लियर हुआ? ये दोनों आपस में टकराई, अब एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो हो नहीं सकता, एक दूसरे का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। इसलिए F12 इज इक्वल टू F21 के सामने क्या लगाते हैं? माइनस। ये इधर फोर्स लगाया, ये इधर फोर्स लगाया। क्लियर हुआ? नहीं है समझ में? अब इसमें बोलना कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से हम क्या जानते थे बताओ? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद आ रहे हैं? A बराबर dp बाई dt किए थे, और ये क्या था बताओ बोलो? जीरो किए थे, अपन बनाए थे। क्लियर हुआ? नहीं जीरो लेंगे ना, यहाँ पे मान रहे ना फोर्स, ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो यहां पर बताइए dp बाई क्या हो गया बताओ बोलो? dt इज इक्वल टू क्या है? जीरो। ठीक, तो इसका वैल्यू को अगर मैं यहां पर याद रखना, दो ठो, एक यहाँ p क्या है? मोमेंटम, यहाँ दो ठो मोमेंटम है, तो दोनों को अगर एक साथ जोड़ के सोचूं कि दोनों एक साथ लेता हूं तो क्या होगा बोल के, तो क्या होगा बताओ बोलो? dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt और इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? अब एक को दूसरे साइड लेके जाऊं तो क्या क्या होगा? चिल्लाओ बोलो। dp1 अपॉन dt, ये उधर जा क्या होगा? माइनस dp2 अपॉन dt होगा, उधर जाके माइनस होगा ना? नहीं होगा माइनस। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर क्या डाल दूं बताओ बोलो? फर्स्ट। फिर क्या डाल दिया? फर्स्ट। और उसके बाद जो है याद करो कि संवेग में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम को ही बोलते हैं क्या? फोर्स। इसको लिख याद करो, यहां पर यूज किए थे अपन, कहां है दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लाए थे, ऐसे किए थे dp बाई dt, और इसका वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के, मतलब उसके बराबर है, समझ लो। नहीं आया समझ में?
तो उसी को मैं बोला कि हम जानते हैं, वी नो दैट जो चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के। अगर P1 के लिए बोलूं तो यहां पर 1 2 नाम दे देता हूं इसको पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए बोलूं, एक और के लिए बोलूं तो और क्या लिखोगे बताओ। उस साइड के लिए इसको नाम क्या दे दिया, F21 नाम दे दिया, चल जाएगा ना। नहीं आया जी समझ में। फोर्स नंबर 12, फोर्स नंबर 21, बस नाम दिया और कुछ नहीं, दोनों है ही फोर्स। समझ में आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर डाल देता हूं क्या, 3, और फ्रॉम ठीक है 2, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख देता हूं, सेकेंड एंड फर्स्ट, इन दोनों का इस्तेमाल यहां करो। बोलो चलो, बोलो क्या लिखा है, बोलो इसका वैल्यू, बोलो जी। अरे इसका वैल्यू रखो ना यहाँ पास, इसका क्या लिखा है, dp1/dt है ना, इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू। अरे F बराबर 1 to G, उसको लिख रहा हूं। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया। इसका वैल्यू क्या है 1 2, इसको यहां पर रख रहा हूं, समझ में आ गया। dp2/dt का वैल्यू यहां पर रख रहा हूं, बोलो बोलो जी, हो गया। यही तो प्रूफ करा के दिखाना था इसमें, समझ में आया कि नहीं आया, बस वैल्यू को रख दें। नहीं आया क्या समझ में। अरे इस वैल्यू को यहां पर रखा हूं, जो दोनों का वैल्यू जो है, समझ में आ गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूफ हो गया, ठीक है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझ में आ गया। वो मत लिखना दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन थोड़ी ना है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। ठीक, इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। क्या होती हैं, सीमाएं, लिमिटेशन। यानी क्या बोलते हैं इसको, सीमाएं। ओके चलो, कुछ कुछ बाउंडेशन होता है, हर जगह लागू नहीं होता है न्यूटन्स लॉ। पहला चीज तो याद रखना, जो जड़त्वीय फ्रेम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम जो है, जिसको क्या बोलते हैं बताओ, बोलो। जड़त्वीय फ्रेम, समझ में आ गया। इसमें लागू होता है कौन सा रूल, न्यूटन्स लॉ, समझ में आ गया। और किसमें लागू नहीं होगा फिर, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अजड़त्वीय जो फ्रेम होता है उसमें न्यूटन्स रूल क्या नहीं होता है, लागू नहीं होता है। नहीं आया समझ में। क्या 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 मैं बोला, जो इनर्शियल फ्रेम होगा उसमें लागू रहता है, फॉलो होगा कौन सा रूल, न्यूटन्स लॉ। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में लागू नहीं रहता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब समझे, जिसका स्पीड किसके बराबर हो, लाइट की स्पीड के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, उसी को बोलते हैं कौन सा फ्रेम, नॉन इनर्शियल। या तो आप समझ लो रोटेशनल जो मोशन बताया, पंखा उंखा, वो सब कहलाता है। समझ में आ गया ना। तो अभी सीमाएं जब पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया। दूसरा एक और बाउंडेशन है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है, वस्तु, अगर उसका मास यानी द्रव्यमान कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हिंदी में बोले तो नियत होना चाहिए, उसी में लगता है न्यूटन्स लॉ। पता चल रहा है ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास लगातार क्या हो रहा है, चेंज। अभी 10 किलो था, बाद में 8 किलो हो गया, नहीं समझे। अभी 10 किलो था, 10 मिलीग्राम था मान जाए, 10 सेकंड 20 सेकंड बाद वो 5 मिलीग्राम 7 मिलीग्राम हो गया, ये बढ़ गया, उसमें लागू नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, उसी में लागू रहता है न्यूटन्स लॉ। तो ये 3 बाउंडेशन है। आप बेसिकली 2 ही था, ये दोनों का एक ही मिला लो, समझ लो। इन दोनों क्या मिला लेता हूं, एक ही समझ लो, 2 ही बाउंडेशन है। क्लियर हो गया। तो आपका लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया। इसको स्कूल लाइफ में से पढ़े थे ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा दिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हुआ, पहले यहां पे नोट कर लीजिए आप।
कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ लिखो लिखो लिखो, चलो ना खुद से लिख सकते हो तो करो जी।